हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग एक और मिशन के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले लेक्चर में हम लोगों ने चंद्रयान के बारे में पढ़ा था। 1 के बारे में भी थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन लिया था और 2 को डिटेल में पढ़ा था। अभी हम लोग गगनयान मिशन के बारे में पढ़ेंगे, जिसको कि 75th इंडिपेंडेंस के पहले इंडिया को लॉन्च करना है, ऐसा टारगेट है। ये एक्चुअली में इसरो के मिशन से ज़्यादा एक नेशनल मिशन है। नेशनल मिशन है क्योंकि एक नेशनल प्राइड जुड़ा हुआ है इसमें कि ह्यूमन को स्पेस में भेजने का। अभी तक में बस 3 ही लोग कर चुके हैं ऐसा, यूएस, रशिया और चाइना। तो इंडिया 4th हो जाएगा। इसमें हम लोगों को इस गगनयान मिशन में हेल्प सबसे ज़्यादा कर रहा है रशिया। ठीक है, धीरे धीरे सब चीज़ को पढ़ेंगे। सबसे पहले गगनयान मिशन के बारे में जानते हैं। ओके, ठीक है। तो पहला मैन मिशन है, बता दिया, इंडिया का पहला मैन मिशन है वर्ल्ड का। अगर हो जाएगा तो ये चौथा सुपर पावर बन जाएगा। ठीक है, इसमें क्या है, 3 नॉर्मल पॉइंट पहले बता देते हैं कि 3 एस्ट्रोनॉट जाएंगे। ठीक है, इसको व्योमनॉट्स बोला गया है, व्योमनॉट्स का नाम दिया गया है। 3 एस्ट्रोनॉट्स जाएंगे। ठीक है, ले करके कौन जाएगा, GSLV Mark 3। ठीक है, GSLV Mark 3 लेके जाएगा। ओके, ठीक है, GSLV Mark 3 इसको लेके जाएगा। तो इसका मेन पॉइंट, सबसे पहले गगनयान के मेन पॉइंट्स को देख लेते हैं। तो पहला मैन मिशन है, ठीक है, अनाउंस बाय प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी। ठीक है, गगनयान जो है क्रूड ऑर्बिटल स्पेसक्राफ्ट होगा, इंडियन क्रूड ऑर्बिटल स्पेसक्राफ्ट होगा। ये कहाँ पे लेके जाएगा, लो अर्थ ऑर्बिट में लेके जाएगा। ठीक है, लो अर्थ ऑर्बिट में जाएगा। ये चौथा कंट्री होगा, बता दिए हैं, रसिया, यूएस और चाइना के बाद। ठीक है, चंद्रयान मिशन के बाद ये सेकेंड बिग प्रोजेक्ट है। ये 10,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है, 10,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है। ठीक है, ये भी बता दिया, नेशनल मिशन रेदर देन एन इसरो मिशन। अब स्पेस क्राफ्ट के बारे में जान लेते हैं। जो स्पेस क्राफ्ट है हम लोगों का, उसमें क्या होगा, बता दिए थे कि 3 एस्ट्रोनॉट को लेके जाएगा, जिसको व्योमनॉट का नाम दिया गया है। ठीक है, वो 5 से 7 दिन तक रहेगा स्पेस में, 5 to 7 डेज तक स्पेस में रहेगा। ठीक है, लो अर्थ ऑर्बिट में जाएगा, 300 से 400 किलोमीटर पे लो अर्थ ऑर्बिट, इसको याद रखना है। ठीक है, लोअर अर्थ ऑर्बिट में लेके जाएगा। GSLV Mark 3 इसको लॉन्च करेगा, ये भी बता दिए हैं। इसका ये याद रखना है, इसका स्पेसक्राफ्ट जो है 7 टन कैपेसिटी का है, 7 टन कैपेसिटी का स्पेसक्राफ्ट है। ठीक है, अब कौन सा लिक्विड प्रोपेलेंट है ये सब हम लोग बाद में देखेंगे। ठीक है, ये जो है, ये वाला थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको हमेशा याद रखना है, इस टर्म को याद रखना है। ठीक है, इसको ट्रैक कौन करेगा, इसको मॉनिटर कौन करेगा, ऑल द टाइम, राउंड द क्लॉक मॉनिटर कौन करेगा इसको। ठीक है, टेलीमेट्री, ट्रैकिंग एंड कमांड सेंटर। टेलीमेट्री, ट्रैकिंग एंड कमांड सेंटर। टेलीमेट्री, ट्रैकिंग एंड कमांड सेंटर कहाँ पे है, पीनिया में है। ठीक है, टेलीमेट्री, ट्रैकिंग एंड कमांड सेंटर, TTCC, T2C2, इस तरह से याद रखना, T2C2, टेलीमेट्री, ट्रैकिंग एंड कमांड सेंटर, इसको राउंड द क्लॉक मॉनिटर करेगा। तो एक ओवरऑल पॉइंट्स क्या क्या हम लोग देखें गगनयान के बारे में बताना है। सबसे पहले तो है ये मैन्ड मिशन है, इंडिया का फर्स्ट मैन मिशन है, इंडिया का फर्स्ट मैन्ड मिशन है, वर्ल्ड का 4th हो जाएगा। ये इसमें एस्ट्रोनॉट्स कितना जाएगा, 3 जाएगा, तीनों को क्या बोला है, व्योमनॉट्स। ठीक है, ये दूसरा पॉइंट हो गया। ठीक है, तीसरा पॉइंट, इसको कौन लॉन्च करेगा, GSLV Mark 3, 7 टन कैपेसिटी का स्पेसक्राफ्ट रहेगा। ठीक है, राउंड द क्लॉक इसको मॉनिटर कौन करेगा, T2C2 पीनिया। ठीक है, और क्या था इसमें, लो अर्थ ऑर्बिट में लॉन्च होगा। ठीक है, 300 से 400 किलोमीटर पे। ठीक है, 300 से 400 किलोमीटर पे ये लॉन्च होगा। और क्या है, ठीक है, इतना ही है, 300 से 400 किलोमीटर पर लॉन्च होगा, 5 से 7 दिन तक स्पेस में
रहेगा, उसके बाद फिर री एंट्री होगा। अब इसका एक स्कीमेटिक डायग्राम हम लोग देख लेते हैं, जो कि हम लोगों को एग्ज़ाम में कुछ भी हो जाए बनाना ही है। ये है डायग्राम इसका, इसको समझते हैं बढ़िया से। इस डायग्राम को बहुत ही ईजी है, बहुत ही ईजी इस डायग्राम को बनाना, ठीक है। यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। GSLV Mark 3 जो है श्रीहरिकोटा से इसको लॉन्च कर दिया, ठीक है। श्रीहरिकोटा से इसको लॉन्च कर दिया। हाँ, तो ये जैसे श्रीहरिकोटा से GSLV 3 से ये लॉन्च होगा, ठीक है। अब इसको, ये हो गया अर्थ का एटमॉस्फेयर, ठीक है। ये अपना लो अर्थ ऑर्बिट है, जहाँ तक कि अपने को जाना है 300 से 400 किलोमीटर पे, ठीक है। इस ऑर्बिट पे इसको मूव करना है, रहना है, 5 से 7 दिन स्पेस में रहना है, ठीक है। अब इस लो अर्थ ऑर्बिट में जाने के लिए इसको लगेगा 16 मिनट, 16 मिनट्स लगेगा, ठीक है। जैसे इस ऑर्बिट पे पहुंचा, ये ऑर्बिट मॉड्यूल स्टार्ट हो जाएगा। ऑर्बिट मॉड्यूल स्टार्ट हो जाएगा और सोलर एरे जो है, मतलब सोलर पैनल जिसके लिए, जिससे एनर्जी उसे मिलेगा, वो डिप्लॉय हो जाएगा। सोलर एरे डिप्लॉयमेंट हो जाएगा और ये ऑर्बिट मॉड्यूल में पहुंच जाएगा। 5 से 7 दिन ये स्पेस में रहा, इसका रीओरिएंटेशन हो जाएगा, ठीक है। अब पहले ही हम लोगों ने ऑर्बिट्स चैप्टर में पढ़ा था कि डी बूस्टिंग करना पड़ता है अपोजिट जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में। इधर से फायरिंग होगा तो इसका स्पीड कम होगा और इसका ऑर्बिट कम हो जाएगा। इसका ऑर्बिट कम होकर ये इस पॉइंट पे जैसे ही पहुंचा, तो 2 मॉड्यूल है ना इसमें। एक में तो क्रू रहेगा जिसमें आदमी लोग रहेगा, 3 व्योमनॉट्स रहेंगे, और एक है सर्विस मॉड्यूल जिसमें सैटेलाइट्स या फिर और भी दूसरा सब चीज़ सब रहेगा, ठीक है। दूसरा है सैटेलाइट मॉड्यूल, जिसको सर्विस मॉड्यूल कहते हैं। तो ये यहाँ पे सेपरेट हो जाएगा, ये सेपरेट हो जाएगा सर्विस मॉड्यूल से। अब ये यहाँ पे क्रू मॉड्यूल को तो वापस लाना है, री एंट्री करवाना है, ठीक है। यहाँ पे एरो ब्रेकिंग स्टार्ट हो जाएगा कुछ देर में। एरो ब्रेकिंग स्टार्ट होने के बाद ये पैरासूट डिप्लॉय हो जाएगा और ये अरबियन सी में जाकर के गुजरात के पास ये स्प्लैश डाउन हो जाएगा, मतलब गिर जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से डी बूस्ट होने के बाद यहाँ पे गिरने में इसको 36 मिनट लगेगा। लैंडिंग और डी बूस्ट के समय उड़ने में कितना मिनट लगेगा? 16। गिरने में कितना मिनट लगेगा? 36। फिर इसको यहाँ से क्रू मॉड्यूल को रिकवर कर लिया जाएगा 15 से 20 मिनट में, ठीक है। तो ये है पूरा गगनयान मिशन। अब यहाँ पे देख लिया जाए, ये अर्थ का एटमॉस्फेयर है, ठीक है। ये इस तरफ है, ये हो गया आपका वेस्ट कोस्ट, ये हो गया इंडिया का ईस्ट कोस्ट, ठीक है। अब यहाँ से श्रीहरिकोटा यहाँ पे है, यहाँ से ये एसेंट, ये इसका एसेंट ट्रेजेक्टरी है, यहाँ से एसेंट कर रहा है, ठीक है। ये एसेंट ट्रेजेक्टरी हो गया, ठीक है, एसेंट कर रहा है। और ये ऑर्बिट मॉड्यूल सेपरेशन यहाँ पे कहीं पे होगा, ऑर्बिट मॉड्यूल सेपरेशन, और ये फिर इधर से घूम करके जाएगा डी बूस्ट होते हुए। ये है तुम्हारा डिसेंट ट्रेजेक्टरी, यहाँ से ये उतर रहा है और यहाँ पे अरेबियन सी के पास ये स्प्लैश डाउन हो रहा है, ठीक है। तो ये पिक्चर बहुत कुछ बता देता है गगनयान मिशन के बारे में हम लोगों के, ठीक है। ये हो गया। ठीक है, स्पेसक्राफ्ट के बारे में मैंने बता दिया बहुत सारा चीज़, ठीक है। अब क्रू मॉड्यूल जो रहेगा, ये एक सील्ड स्ट्रक्चर रहेगा, ट्विन वॉल सील्ड स्ट्रक्चर रहेगा। कितना का रहेगा? 3.7 मीटर डाया का रहेगा और 7 मीटर लंबा रहेगा, ठीक है। ये क्रू मॉड्यूल इतना का रहेगा। इसमें बहुत सारा सिस्टम्स रहेगा जो कि पहले भी टेस्ट करके, मतलब कि इसरो बहुत सारा टेस्ट कर रहा है, सक्सेसफुली भी टेस्ट किया है। जैसे SRE हो गया, फिर केयर हो गया, ये 2014 में किया था। ये सब क्रू को वापस लाने के लिए, मतलब री एंट्री के लिए। और बहुत सारा इमरजेंसी है कि पैड अबॉर्ट करना है, इमरजेंसी अबॉर्ट करना है, ठीक है। ये सब को करने के लिए इमरजेंसी स्केप सिस्टम, इमरजेंसी मिशन अबॉर्ट, ये सब सारा सिस्टम तो डालना पड़ेगा ना, ताकि किसी का भी डेथ ना हो अंदर में, ठीक है। अभी ये क्या कौन सा मिशन ये सब किया है, ये सब एक बार देख लेते हैं हम लोग। तो ये सब अब डेवलपमेंट्स अभी तक कौन सा हुआ है, ठीक है। तो SRE हो गया, स्पेस कैप्सूल रिकवरी एक्सपेरिमेंट, 2007 में किया गया था। क्या है? स्पेस रिकवरी एक्सपेरिमेंट है। स्पेस कैप्सूल को रिकवरी करने का एक्सपेरिमेंट, ये सक्सेसफुली कर लिया गया है 2007 में। केयर हो गया, क्रू मॉड्यूल, ये हो गया क्रू मॉड्यूल एटमॉस्फेरिक री एंट्री एक्सपेरिमेंट, कि किस तरह से री एंट्री करवाना है इसको। 2014 में ये सक्सेसफुल हुआ, ठीक है। GSLV Mark 3 से लेके जाएगा, ये भी हो चुका है। फिर RLV का पहले ही बता दिए थे, टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर जो है रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल का, ये टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर ये भी हो चुका है अपना काम। क्रू स्केप सिस्टम 2018 में हो गया है। पैड अबॉर्ड टेस्ट हो गया है 2018 में। ये सब सारा कुछ हो चुका है। तो क्या क्या हो गया एक बार फिर से देख लेते हैं। तो हो गया है आपका 2007 में SRE एक्सपेरिमेंट, स्पेस कैप्सूल रिकवरी एक्सपेरिमेंट। 2014 में क्या हुआ? केयर हो गया, क्रू मॉड्यूल एटमॉस्फेरिक री एंट्री एक्सपेरिमेंट,
ये भी हो गया, ठीक है। उसके बाद RLV-TD, फिर क्रू स्केप सिस्टम, ये 2018 में, और 2018 में भी पैड अबॉर्ट टेस्ट, ठीक है। ये सारा टेस्ट सक्सेसफुली हो चुका। और कौन कौन सा डेवलपमेंट हुआ है ये देखते हैं। और ये सब डेवलपमेंट हुआ है कि सूट, जो सूट पहन के जाएगा स्पेस कैप्सूल में, उसका प्रोटोटाइप रेडी हो चुका है, ठीक है। और पूरा का पूरा स्पेस कैप्सूल भी रेडी हो चुका है, ठीक है। स्पेस कैप्सूल भी रेडी हो चुका है और स्पूट पे भी ये अनवील कर चुका है। इसमें और भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट्स चल रहा है, ठीक है। अब ECLSS, ठीक है, इसका भी फाइनल डिज़ाइन और क्या क्या हो चुका है, इसका भी डिज़ाइन, लेआउट, ये सब सारा कुछ फाइनलाइज हो चुका है। अब वो लोग जब इसके अंदर में रहेगा, क्रू मॉड्यूल के अंदर में ये लोग रहेगा, ठीक है। इसको तो एनवायरनमेंट अर्थ के जैसा ही चाहिए ना, ऊपर में तो एयरलेस है, ठीक है, स्पेस में तो अर्थ के जैसा एनवायरनमेंट, मतलब टेम्परेचर, सटीक टेम्परेचर चाहिए, ह्यूमिडिटी चाहिए, ठीक है। फिर फूड, वाटर, ये सब चाहिए, इमरजेंसी सपोर्ट चाहिए, ठीक है। अब CO2 रिमूवल भी करना पड़ेगा, ठीक है। ये सारा को, प्रेशर को मेंटेन करना पड़ेगा, एयर कंपोजिशन को देखना पड़ेगा, CO2 को रिमूवल होना चाहिए, टेम्परेचर ह्यूमिडिटी होना चाहिए, फायर लग गया तो उसका डिटेक्शन और तुरंत सप्रेस होना चाहिए, वाटर मैनेजमेंट, वेस्ट मैनेजमेंट होना चाहिए, ठीक है, इमरजेंसी सपोर्ट। ये सब को करने के लिए ये एनवायरनमेंट कंट्रोल एंड लाइफ सपोर्ट सिस्टम, एनवायरनमेंट कंट्रोल एंड लाइफ सपोर्ट सिस्टम इसको कहते हैं, ठीक है। एनवायरनमेंट कंट्रोल एंड लाइफ सपोर्ट सिस्टम, ECLSS इसको हम लोग कहते हैं। तो ये इसका भी बोल दिए, डिज़ाइन और लेआउट फाइनलाइज हो चुका है ECLSS का, ठीक है। एनवायरमेंटल कंट्रोल एंड लाइफ सपोर्ट सिस्टम, इसका भी फाइनलाइज हो चुका है। अब इस मिशन का ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं। ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है गगनयान मिशन का। तो गगनयान मिशन का ऑब्जेक्टिव्स यही है, सबसे पहले तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट होगा, इससे नया फिलिप मिलेगा, ठीक है। इंडस्ट्री में ग्रोथ होगा, सारा को जोड़ सकते हो, मेक इन इंडिया, ये सबसे, ठीक है। उसके बाद इंटरनेशनल कोलैबोरेशन मिलेगा, मिल भी रहा है, और इंडिया भी इंटरनेशनली कोलैबोरेट कर जाएगा अगर ये सक्सेसफुली, अगर हम लोग लॉन्च कर दिए तो यूथ को बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा, और ये डेवलपमेंट ऑफ द टेक्नोलॉजी और आगे सोसाइटल पर्पस के लिए भी ये यूज़ होगा, ओके। अब इसमें देखो बहुत सारे चैलेंजेस तो है ही। चैलेंजेस क्या क्या है, मैन को भेजना है, आदमी को तो नहीं भेज, मतलब कि नॉर्मल स्पेस क्राफ्ट को तो नहीं भेज के छोड़ देना है कि हाँ अपना रिवॉल्व करते रहे, स्पेस डेब्रिस बन जाए, इसको वापस भी लाना है। सबसे पहला तो अगर देखा जाए तो अगर फिज़िकल एंड हेल्थ इशू, ठीक है, इसका फिज़िकल एंड हेल्थ इशू एस्ट्रोनॉट्स का, ये हो गया एस्ट्रोनॉट्स का, ठीक है। 3 एस्ट्रोनॉट जाएंगे। फिज़िकल एंड हेल्थ इशू, इन लोगों का फिज़िकल एंड हेल्थ इशू रहेगा ही। क्यों रहेगा? क्योंकि इन लोगों को माइक्रोग्रेविटी में काम करना है। माइक्रोग्रेविटी में काम करने से, माइक्रोग्रेविटी में 5 से 7 दिन रहेगा, उससे बहुत सारा प्रॉब्लम होता है। जैसे हड्डी कमज़ोर हो जाता है, उससे ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है, ठीक है, रक्तचाप बढ़ सकता है, ठीक है, बीपी का प्रॉब्लम हो सकता है, हार्ट डिजीज़ हो सकता है, ये सब तो प्रॉब्लम हो ही सकता है। और भी बहुत सारा प्रॉब्लम है। यहाँ पे आप नॉर्मली एक देख सकते हो, ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है, हेड आई कोऑर्डिनेशन ख़राब हो सकता है, ठीक है। अब देखो 0 से 29,000 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से लेस देन 30 मिनट, बोले ना 16 मिनट में लेके जाएगा। इतना एक्सीलरेशन को भी इंड्योर करना है, ठीक है। फिर रेडिएशन, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। 10 टाइम्स से भी ज़्यादा मोर रेडिएशंस रहता है इन द अबव द एटमॉस्फेयर, ठीक है, तो अर्थ ऑर्बिट्स में। तो ये रेडिएशन को भी हम लोगों को संभालना है, इससे भी कैंसर का खतरा हो सकता है, ठीक है। तो ये सब प्रॉब्लम्स हेल्थ इश्यूज़ में आ सकता है। दूसरा कॉस्ट को देखा जाए तो मैन मिशन से तो ऑफ कोर्स मैन मिशन का हमेशा अनमैन मिशन से ज़्यादा रहेगा, क्योंकि एक तो फ्यूल भी ज़्यादा लगेगा, एक तो डिज़ाइन में भी ज़्यादा प्रॉब्लम होगा, स्पेस कैप्सूल बनाने में ज़्यादा, इतना सारा ये है। अब अगर देखा जाए इसके साथ सोशल सेक्टर के साथ, इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, ठीक है, जहाँ पे हेल्थ में GDP सिर्फ 2.5% ही दिया जाता है, और भी सारे एजुकेशनल सेक्टर में भी। तो इन सब का पैसा ही तो इसमें डाइवर्ट हो रहा है ना। तो ये एक अगेंस्ट में एक पॉइंट है, नीड ऑफ द कॉस्टली मिशन वर्सेस सोशल सेक्टर, ठीक है। अब ट्रेनिंग फैसिलिटी भी जो है इंडिया के पास अवेलेबल नहीं है, उसके लिए भी डिपेंड करना पड़ेगा फॉरेन कोलैबोरेशंस पे, इंटरनेशनल कोलैबोरेशन पे। जैसे ये गगनयान का जो मिशन है, इसका कहाँ पे ट्रेनिंग हो रहा है?
ट्रेनिंग होगा तो रसिया में ट्रेनिंग होगा इसका, ठीक है। यूरी गैंगरिन जो है उनका ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, ये फर्स्ट मैन ऑन स्पेस थे, यहाँ पे इन लोगों का ट्रेनिंग होगा, ठीक है। अब बायो साइंस के बारे में भी पढ़ लेते हैं। हम लोग सिर्फ टेक्निकल साइंस के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन बायो साइंस इस मैन मिशन के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बायो साइंस क्या है, वही हेल्थ वाला ही बता दिया, फिजिकल इशू और क्रिएटिंग अ लिवेबल इम्पॉर्टेंट हैबिटेबल स्पेस इन द एक्सोस्फीयर। इसके लिए क्या बहुत सारा टेक्नोलॉजीज़ चाहिए जो कि हम लोगों को फॉरेन कोलैबोरेशन से लेना पड़ेगा। एक्जोटिक मटेरियल्स चाहिए और एडवांस रिसाइकलिंग मटेरियल भी चाहिए, ठीक है। और R&D ये सब कॉमन टॉपिक है, मतलब सोचने पे ही ये सब दिमाग में आ जाएगा। R&D ऑन द न्यू टेक्नोलॉजी, ठीक है। बहुत सारे टेक्नोलॉजीज़ पे ये करना पड़ेगा। एक तो हाईली प्रिसाइज होना चाहिए, थोड़ा सा भी इधर उधर गड़बड़ हुआ नेविगेशन में, स्पीड में, एंगल में, तो स्प्लैश होना था अरेबियन सी में, घूम के चला गया कहीं और। अभी आप लोगों को पता है कि चाइना का एक रॉकेट बेलगाम हो गया था, जा करके कहीं गिरा है वो, ठीक है। तो इस तरह का हाई प्रिसीशन के लिए भी हाई टेक्नोलॉजी भी चाहिए, ठीक है, हाई प्रिसीशन चाहिए। उसके बाद फिर ये वाला वही है, कैप्सूल ऐसा होना चाहिए जहाँ की एस्ट्रोनॉट को एकदम अर्थ लाइक कंडीशन मिले, ठीक है। इसके लिए भी हाई टेक्नोलॉजीज़ चाहिए, ठीक है। और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है री एंट्री एंड रिकवरी एबिलिटी, क्योंकि ये बहुत लोग, क्योंकि फ्रिक्शन इतना हेवी फ्रिक्शन रहता है इसमें, जब री एंट्री होता है तो उस समय वो हीट के कारण वो बर्न आउट हो सकता है। तो काफ़ी फ्रिक्शन के कारण इसमें बर्निंग का इशू आ जाता है। जैसे कल्पना चावला जो थे, वो री एंट्री के समय ही वो स्पेस कैप्सूल जो था वो बर्न हो गया था, जिसके कारण उनका डेथ हो गया था, ठीक है। तो ये सब चैलेंजेस हो गया। एक तो कॉस्ट हो गया, सोशल सेक्टर को से रिलेट करना है, ट्रेनिंग फैसिलिटी इंडिया में अवेलेबल नहीं है, R&D बहुत टफ है इसका। R&D और न्यू टेक्नोलॉजीज़ पे काम करना पड़ता है, जैसे कैप्सूल को अर्थ लाइक कंडीशन में डालना पड़ता है, हाई प्रिसीशन होना चाहिए और बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड री एंट्री एबिलिटी है। फिर बायो साइंस के साथ रिलेट करना है कि एक हैबिटेबल स्पेस चाहिए उसको, और उसके लिए फॉरेन कोलैबोरेशन चाहिए, एक्जोटिक मटेरियल और रिसाइकलिंग मटेरियल के लिए, और फिजिकल एंड हेल्थ इशूज़। तो ये सब हो गया चैलेंजेस, ठीक है। डेवलपमेंट्स अप टिल नाउ भी पढ़ चुके हैं हम लोग, ठीक है, और ऑब्जेक्टिव्स भी देख चुके हैं। और ये डायग्राम तो सबसे इम्पोर्टेंट है, ये तो हम लोग देख ही चुके हैं, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं इसमें कि रसिया का क्या रोल है, ठीक है। अब रसिया का क्या रोल है। रसिया का बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला है इस गगनयान प्रोजेक्ट में। सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट है कि सेमी क्रायोजेनिक इंजन जो यूज़ हो रहा है, सेमी क्रायोजेनिक इंजन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था पहले भी, कि प्रोपेलेंट जो रहता है उसमें फ्यूल और ऑक्सीडाइज़र। तो इसमें फ्यूल के जगह पे रहेगा केरोसिन पेट्रोलियम 1 और ऑक्सीडाइज़र के जगह पे रहेगा लिक्विड ऑक्सीजन, ठीक है। -183 डिग्रीज़ पे रहता है ये। और नॉर्मल क्रायोजेनिक में क्या रहता है, लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन। -253 डिग्री से भी कम 83 या 253 डिग्रीज़ है, और इसका है 183 डिग्रीज़, ठीक है। तो हम लोग सेमी क्रायोजेनिक इंजन इसमें यूज़ कर रहे हैं, और वो जो सेमी क्रायोजेनिक इंजन का टेक्नोलॉजी है वो हम लोग को रसिया से मिला है। और भी बहुत सारे क्रिटिकल कंपोनेंट्स का जो है वो भी हम लोग का रसिया से मिल रहा है स्पेस कैप्सूल के लिए, ठीक है, स्पेस कैप्सूल के लिए। अब देखा जाए इसमें ये सब जो है सारा जो क्रिटिकल कंपोनेंट्स है या ये जो भी है उसका जो भी प्रोडक्शन होगा वो मेक इन इंडिया के तहत सिर्फ टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होगा, TOT देगा वो लोग, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करेगा, ट्रांसफ़र ऑफ द टेक्नोलॉजी होगा, लेकिन इंजन्स जो है इंडिया में ही बनेगा, जिससे कि एम्प्लॉयमेंट बूस्टअप होगा, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट भी बूस्टअप होगा, स्टार्टअप्स को भी इसके साथ जोड़ा जा सकता है, ठीक है। अब पहले ही बोले थे कि ट्रेनिंग फैसिलिटी नहीं है, तो ट्रेनिंग के लिए भी हम लोगों को रसिया ही सपोर्ट कर रहा है। ट्रेनिंग कहाँ पे होगा, यूरी गैंगरिन कॉस्मोनॉट सेंटर में, ठीक है। ये यहाँ पे इसरो और रोकॉस्मोस के साथ एक ट्रीटी हुआ है, एग्रीमेंट हुआ है, जिसके तहत कि ये लोग टेस्टिंग करेगा। कोई भी जो भी मान लीजिए आपको जाना है, कॉस्मोनॉट आपको बनना है, तो रसियन एजेंसी के थ्रू ही आपको सेलेक्ट किया जाएगा, आपका टेस्टिंग किया जाएगा, और क्वालिफाई जो करेगा फिर उसको लेके जाया जाएगा, ठीक है। और भी बहुत सारा काम में यूज़ हो रहा है, जैसे स्पेस सूट तो इसरो बना लिया है, लेकिन इसके साथ भी नेगोशिएशन चल रहा है स्पेस सूट्स के बारे में, फिर क्रूज़ जिसमें बैठेंगे उस सीट्स के बारे में, विंडोज़ के बारे में, ये सारा जो है क्रू मॉड्यूल में ही, ठीक है। क्रू मॉड्यूल कितना क्या है, 3.7 मीटर डाया का है और 7 मीटर लेंथ है इसका, ठीक है। और जो है NSA को भी इन्वॉल्व किया गया है इसमें, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र को भी इन्वॉल्व किया गया है इसमें, वो भी कुछ डीलिंग्स कर रहे हैं इसके साथ। रॉकेट एरोडायनेमिक्स के साथ डीलिंग हो रहा है, के लिए डीलिंग हो रहा है, पायलटेड व्हीकल के लिए डीलिंग हो रहा है, और क्रू रेस्क्यू सिस्टम के लिए डीलिंग हो रहा है, ठीक है। ये सारा ये 3 चीज़ के लिए हम लोगों को लिखना है इसमें। तो क्या क्या सपोर्ट मिला है, सबसे पहला तो इम्पॉर्टेंट जो हम बता रहे हैं, सेमी क्रायोजेनिक इंजन,
दूसरा क्रिटिकल कंपोनेंट ऑफ क्रू मॉड्यूल, तीसरा हो गया ट्रेनिंग। ठीक है, ये 3 मेन है। और NSA भी कर रहा है अपने तरफ से कि रॉकेट एरोडायनेमिक्स, पायलटेड व्हीकल और क्रू रेस्क्यू सिस्टम के लिए। ठीक है, ये सारा हो गया। ओके, अब और गगनयान से पहले का देख लेते हैं हम लोग कि रसिया का क्या रोल था इंडिया के स्पेस प्रोग्राम में। हम लोग इसरो चैप्टर जब पढ़ेंगे उसमें हम लोग देखेंगे कि इंटरनेशनल रोल्स क्या रहा है अभी तक, इंडिया के इसरो को सपोर्ट कौन कौन किया है। जनरली सपोर्ट में हम लोग हमेशा जापान सपोर्ट किया है, US सपोर्ट किया है, रसिया सपोर्ट किया है, इसराइल सपोर्ट किया है, फ्रांस सपोर्ट किया है। ठीक है, ये सब नाम लिखा हुआ है, फ्रांस, जर्मनी, इसराइल, USA हु हैव असिस्टेड सब्सटेंशियली इन इंडियन स्पेस प्रोग्राम कॉपरेशन। लेकिन रसिया और इंडिया का कॉपरेशन स्पेस में एकदम स्ट्रेटेजिक पिलर है, इट इज़ अ स्ट्रेटेजिक पिलर। ठीक है, वन ऑफ द मेन पिलर्स इन द स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बिटवीन इंडिया एंड रसिया, कॉपरेशन इन द स्पेस टेक्नोलॉजी। ठीक है, अब जो सबसे पहला अगर देखा जाए 1975 में पहला ऑपरेशनल सैटेलाइट जो इंडिया छोड़ा था आर्यभट्ट 1, ये भी जो है इसरो और सोवियत एकेडमी ऑफ साइंस जो है एक साइन किया था कॉन्ट्रैक्ट, उसके तहत ही इसको छोड़ा गया था। ठीक है, इसी तरह से भास्कर 1 एंड भास्कर 2 भी जो है 1981-1975 में पार्टनरशिप के एक रशियन पार्टनरशिप से ही लॉन्च किया गया था। ठीक है, अगर देखा जाए राकेश शर्मा इंडिया के फर्स्ट मैन है जो कि स्पेस में ट्रैवल किए हैं, उनको भी सोयूज़ स्पेसक्राफ्ट से ही लेके जाया गया था, स्पेस व्हीकल था। ठीक है, अब इंडिया में तब तक अपना लॉन्चिंग व्हीकल तैयार हो गया था। सबसे पहला लॉन्चिंग व्हीकल आपको याद होगा SLV-3 पढ़े थे हम लोग, SLV-3। ठीक है, बन चुका था, लेकिन तब भी सैटेलाइट लॉन्चिंग के लिए हम लोगों ने फॉरेन सैटेलाइट मतलब फॉरेन रॉकेट्स यूज़ किया था, रशियन रॉकेट्स यूज़ किया था, वोस्टॉक रॉकेट्स। इन 1999, 1991, 1988 में इंडियन इमेजिंग सैटेलाइट्स जो है वो लॉन्च किया गया था, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट इंडिया हैड डेवलप्ड ओन सैटेलाइट व्हीकल इन 1987। अब अर्ली 1990s में PSLV अपना पता है, 1991 में PSLV आया, GSLV कब आया, 2001 में आया। ठीक है, तो ये PSLV 1990s में आ चुका था, सेल्फ रिलायंट हो गया था और अपना ये कर रहा था। ठीक है, और जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के लिए भी TOT साइन किया था, ट्रांसफ़र ऑफ द टेक्नोलॉजी हुआ था लगभग 1992 में उस समय। ठीक है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स के लिए। और 2001 में इंडिया इस TOT के मदद से अपना GSLV को एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल इसका कर दिया था। ठीक है, तो क्या क्या सपोर्ट अभी तक देखे हम लोग, क्या क्या हुआ था। शुरू से अगर देखा जाए तो सबसे पहला तो हो गया तुम्हारा आर्यभट्ट को 1975 में आर्यभट्ट हो गया। उसके बाद 1979, 1981 में भास्कर। ठीक है, फिर राकेश शर्मा को सोयूज से लेके जाया गया था। ठीक है, उसके बाद इंडियन रॉकेट सिस्टम अपना PSLV 1990s में आया था। उसके पहले भी 1991 में, 1988 में भी वोस्टॉक रॉकेट से इमेजिंग सैटेलाइट को रसिया लेकर के लॉन्च किया था। तो ये सब सारा है रशियन कॉर्पोरेशन। और अभी तो है ही क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी का भी पढ़े थे हम लोग कि क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी भी रसिया ही दिया था, उसको फिर डायरेक्टली यूज़ नहीं कर पाया था, तो रिवर्स इंजीनियरिंग करके इंडिया वाला क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी को यूज़ किया था। ठीक है, तो उसको भी GSLV में यूज़ करता है उस क्रायोजेनिक। और अभी तो ये वाला यूज़ होगा सेमी क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी का। ठीक है, अब उसके होने के बाद अब USSR जब पोस्ट USSR हो गया, जब रसिया बन गया, तो वो USSR का ही पॉलिसी को कंटिन्यू किया था, असिस्ट करते रहा था इंडिया को स्पेस डोमेन में। ठीक है, और भी बहुत सारा जो है इंटर स्पेस उतना जानना नहीं है। ग्लोनास के लिए बहुत एग्रीमेंट मेटेरियलाइज नहीं हो पाया था, अभी भी कर रहा है, वही सब लिखना है कि अभी भी तो कर रहा है। क्रायोजेनिक का दिया रसिया बनने के बाद, सेमी क्रायोजेनिक इंजन्स का दिया है, वही सब है। ठीक है, ये हम लोगों ने पहले ही पढ़ चुका है। ठीक है, और ये भी क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी भी पढ़ चुका है, ये भी कंप्लीट है, पहले ही देख चुके थे हम लोग। फ्यूल्स में इसको भी देख चुके थे। ये हम लोग चैलेंजेस हम लोगों ने देख लिया, वेरी हाई टेम्परेचर, ये सब देख लिया है मैंने। अब हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग पढ़ेंगे मैन्ड मिशन के बारे में। ये क्या था, अभी तक क्या था, हम लोग पढ़ रहे थे इंडियन मैन्ड मिशन के बारे में। ठीक है, इंडिया का मैन्ड मिशन गगनयान के बारे में। वर्ल्ड में तो बहुत पहले भी तो हो चुका है ना,
बहुत पहले से ही हो रहा है। यूरी गैंगरीन जो था ये रसियन था। 1961 में ही सबसे पहली बार रसिया मैन मिशन किया था। ठीक है, तो ये सब हम लोग हिस्ट्री पढ़ते हैं सबसे पहले मैन मिशन का। ओके, तो हिस्ट्री में हम लोग देखते हैं जब कोल्ड वॉर एरा स्टार्ट हुआ ना 1950s के समय में, उसी समय स्पेस रेस स्टार्ट हो गया। स्पेस रेस की स्पेस में कौन पहले पहुंच सकता है, यूएस पहुंच सकता है कि यूएसएसआर पहुंच सकता है। ठीक है, तो उसी तहत यूरी गैंगरीन जो था 1 अप्रैल 61 में जो है वॉस्टॉक रॉकेट से सबसे पहला मैन था टू रीच द स्पेस। ठीक है, अब 1961 से 1963 जो बोल रहे हैं उसको बस देखते रहिए। 1961 से 1963 के बीच में 6 लॉन्चेस किया गया था रसिया के द्वारा, यूएसएसआर के द्वारा। ठीक है, जो 6 था सबसे लास्ट था 1963 में, उसमें वुमेन को भेजा गया था जो कि फर्स्ट वुमेन थी, वैलेंटीना टेरेस्कोवा। ये थी फर्स्ट वुमेन टू हुआ सेंट इन द फाइनल मिशन ऑफ ईयर। अब कब बोले कि ये 1961 अप्रैल में यूरी गैंगरीन गई थी। मई 1961 में यूएसए वाला भेज दिया था। तो सबसे पहले कौन भेजा था, यूएसएसआर भेजा था। ठीक है, मून पे लेकिन सबसे पहले ये लोग भेजा था, अपोलो मिशन 1969 में। ठीक है, तो फर्स्ट वुमेन हो गया, फर्स्ट मैन हो गया, ये दोनों यूएसएसआर। ठीक है, उसके बाद ये लोग भी 6-7 भेजा था। ठीक है, मिशन मर्क्यूरी प्रोजेक्ट के तहत जॉन ग्लेन, अब ये याद नहीं रखना क्योंकि फर्स्ट अमेरिकन है, उतना याद नहीं रखना है। ठीक है, वो पहला भेजा था वॉस्टॉक से, ये याद रखना है। ठीक है, अब जो है उसके बाद ये यहाँ पे आ जाना है। ठीक है, स्पेस रेस को और आगे बढ़ाने के लिए यूएस चाहा कि अब अपन लोग मून पे पहुँचेंगे, तो अपोलो प्रोग्राम इसका स्टार्ट किया गया। ठीक है, 1969 में नील स्ट्रॉन्ग और एडविन बज़ एल्ड्रिन जो है पहला आदमी था जो कि मून पे लैंड किया गया था। 1969 पे स्टार्ट हुआ था, 1972 में इसको क्लोज कर दिया गया। ठीक है, अब 1967 में भी अगर देखा जाए तो सोयूज़ कैप्सूल ऑफ यूएसएसआर लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट क्रूड फ्लाइट इन 1967। ठीक है, इट बिगैन फ्लाइंग आफ्टर वॉस्टॉक कैप्सूल रिटायर्ड एंड अभी भी तो यही चलता है ना, सोयूज़ ही चलता है, इसी से इसको भी लेकर के गया था। अभी हाल फिलहाल में भी सोयूज़ ही चल रहा है, और अभी राकेश शर्मा को भी तो इसी से लेके गया था, सोयूज़ से, पिछले वीडियो में पढ़ा मैंने। ठीक है, तो अपोलो प्रोग्राम 1969 में हो गया। ठीक है, नील आर्मस्ट्रांग को लेके जाना, उसके बाद फिर बहुत दिन तक बंद कर दिया गया था। 1969 के से 1972 तक चला, उसके बाद फिर बहुत साल तक बंद था। फिर बहुत दिन के बाद मतलब कि यूएस फिर से इसको लॉन्च किया था लॉन्ग गैप के बाद। स्पेस शटल्स इन 1980s में आ गया। ठीक है, 1980s में स्पेस शटल को लॉन्च किया। इट वाज द फर्स्ट रीयूजेबल क्रू स्पेसक्राफ्ट। तो 1980s में यूएस क्या किया, फर्स्ट रीयूजेबल स्पेसक्राफ्ट। ठीक है, रीयूजेबल क्रूड स्पेसक्राफ्ट। ठीक है, रीयूजेबल क्रूड स्पेसक्राफ्ट। ठीक है, फर्स्ट रीयूजेबल क्रूड स्पेसक्राफ्ट। ठीक है, 1980s में, लेकिन उसमें बहुत सारा फैटल एक्सीडेंट्स होने लगे, तो 2011 में इसको कम्प्लीटली मतलब कि बंद करने की। टोटल 5 स्पेस शटल इसमें भेजा गया था, जिसमें से कि 2 में फैटल एक्सीडेंट हो गया था। ठीक है, तो इसको भी बंद कर दिया गया। फिर बहुत पीछे से आया चाइना, लेकिन अभी बहुत आगे बढ़ गया है। सबसे ये जो है स्पेस रेस में घुसा 2003 में सेंजू स्पेसक्राफ्ट से ये भेजा था। 2003 में चाइना सेंजू स्पेसक्राफ्ट से चाइना भेजा था। ठीक है, और उसके बाद ISS अगर देखा जाए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को इस्टेब्लिश किया गया था। इंटरनेशनल स्पेस को इस्टेब्लिश किया गया था विद कोलैबोरेशन विद 5 स्पेस एजेंसीज। ठीक है, 5 स्पेस एजेंसीज के मदद से ISS को इस्टेब्लिश किया गया था। नासा, जापान का जाक्सा, यूरोपियन यूनियन का यूरोपियन स्पेस सेंटर, कैनेडियन स्पेस एजेंसी, 3 हो गया, और लॉस कॉस्मोस। ठीक है, ये क्या करता है, जो भी स्पेस में जाएगा कोई भी कॉस्मोनॉट या एस्ट्रोनॉट उसको होस्ट करता है। ठीक है, बहुत सारे क्रूज़ को कोई ज़रूरत पड़ गया वहाँ पे रहना है या फिर कुछ प्रॉब्लम है कुछ, तो उसके लिए वो लोग होस्ट करता है। इट प्लेज अ पाइवटल रोल इन होस्टिंग सेवरल इंटरनेशनल क्रूज ऑफ द एस्ट्रोनॉट फ्रॉम डिफरेंट कंट्री। इट इज़ अ मल्टीनेशनल कोलैबोरेशन है, बता दिया किसका कोलैबोरेशन है। ठीक है, ये हो गया। अब ये इंडियन प्लान जो है ये हम लोगों ने देख लिया।
गगनयान में, दिस इज़ द इंडियन प्लान गगनयान में, ठीक है। इसमें अब देखना कुछ नहीं है ज़्यादा कुछ, ठीक है। ये सारा सिस्टम जो है वो जो पुराना सिस्टम सब है वही सब लिखना है, ज़्यादा चीज़ याद नहीं रखना है। केयर लिखना है, पैड अबॉर्ट, इमरजेंसी अबॉर्ट, यही सब लिखना है। थर्मल प्रोटेक्शन, डिसेलरेशन एंड प्रोटेक्शन सिस्टम, लाइफ सपोर्ट सिस्टम, ठीक है। ECSLS ऐसे करके जो था, लाइफ सपोर्ट सिस्टम, इमरजेंसी क्रू लाइफ सपोर्ट सिस्टम, ECLSS, ठीक है। ये सबको ही लिखना है इसमें, ठीक है। रेलेवेंस क्या है वो तो आप खुद ही सोच करके लिख सकते हो, बेनिफिट जो है उसी में रेलेवेंस आ जाएगा, उतना उसमें दिमाग नहीं लगाना है। चैलेंजेस तो मैंने ही बता दिया सोशल सेक्टर के बारे में, टेक्नोलॉजिकल सेक्टर के बारे में, फिर बायोसाइंस है, कॉस्ट है, R&D है, ठीक है। और ये हम लोगों को अब पढ़ना है लास्ट टॉपिक इसमें, ह्यूमन इन स्पेस पॉलिसी, ठीक है। अब ह्यूमन इन स्पेस पॉलिसी के लिए सस्टेन्ड ह्यूमन प्रेजेंस इन स्पेस, इसके लिए एक रोड मैप चाहिए, लॉन्ग टर्म रोड मैप चाहिए, बस इतना ही याद रखना, ज़्यादा याद रहेगा भी नहीं और ज़्यादा याद रखना भी नहीं है, ठीक है। सस्टेन्ड ह्यूमन प्रेजेंस इन स्पेस के लिए लॉन्ग टर्म एक रोड मैप चाहिए, जो कि हम लोगों को मिलेगा स्पेस पॉलिसी फॉर इंडिया 2021 में। टू हैव अ सस्टेन्ड ह्यूमन प्रेजेंस इन स्पेस, इंडिया इज़ कमिंग आउट, अभी बना नहीं है, विद ए पॉलिसी फ्रेमवर्क एंड लॉन्ग टर्म रोड मैप। तो इससे क्या होगा, इसमें क्या क्या है हम लोगों का पॉइंट्स, मेन पॉइंट्स देख लेना है, ठीक है। तो इसमें जो मेन पॉइंट्स हम लोगों का यहाँ पे है, सबसे पहले तो बता दिए लॉन्ग टर्म रोड मैप फॉर सस्टेन्ड ह्यूमन प्रेजेंस, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ द नेसेसरी टेक्नोलॉजीज़, इसमें R&D करना पड़ेगा, डेवलपमेंट ऑफ द नेसेसरी टेक्नोलॉजीज़, ठीक है। अब मैकेनिज़्म फॉर पार्टिसिपेशन ऑफ वेरियस नेशनल स्टेक होल्डर्स, प्राइवेट, इसरो, स्टार्टअप्स, ठीक है, सारा स्टेक होल्डर का पार्टिसिपेशन के लिए एक मैकेनिज़्म को तैयार करना है, ठीक है। कम्प्रीहेंसिव कोलैबोरेशन फ्रेमवर्क फॉर द साइंटिस्ट R&D, ये हो गया इंटरनेशनल कोलैबोरेशन करना है, और अपने साइंटिस्ट के लिए भी, और R&D सेंटर्स जो भी है अपना सब आपस में कोलैबोरेट करके ही काम करे, जैसे एकेडेमिया हो गया, इसरो का डिफरेंट सेंटर्स है, ठीक है, सारे को एक साथ कोलैबोरेट करना पड़ेगा, कम्प्रीहेंसिव कोलैबोरेशन तैयार करना पड़ेगा, ताकि सबका कैपेसिटी बिल्डिंग सबका हो, ठीक है। इंटरनेशनल कोलैबोरेशन, ठीक है। इनकरेज एंटरप्रेन्योरशिप, इन्हेंस पब्लिक इन्वॉल्वमेंट होना बहुत ज़रूरी है, तभी तुम्हारा स्टार्टअप बूस्ट होगा, तभी एंटरप्रेन्योरशिप बूस्ट होगा, ठीक है। तभी इससे ही होगा कि यूथ को मोटिवेशन मिलेगा, ठीक है। डेमोन्स्ट्रेशन देना पड़ेगा ह्यूमन फ्लाइट कैपेबिलिटी का, उसके बाद ही ना, मतलब नहीं तो आदमी को भेज देगा, ऊपर से लौट के नहीं आ पाया, तो डेमोन्स्ट्रेशन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ह्यूमन फ्लाइट के कैपेबल है कि नहीं है। फिर से इसको देख लेते हैं एक बार, गाइडलाइंस क्या होने वाला है। सबसे पहला देख लेते हैं लॉन्ग टर्म रोड मैप फॉर सस्टेन्ड ह्यूमन प्रेजेंस इन द LEO, ठीक है, LEO में, ठीक है। नेसेसरी टेक्नोलॉजी को डेवलप करना है, डेवलप नेसेसरी टेक्नोलॉजी, ठीक है। मैकेनिज्म टू इनेबल द पार्टिसिपेशन ऑफ वेरियस नेशनल स्टेक होल्डर, सारे स्टेक होल्डर, प्राइवेट हो गया, इंडस्ट्री हो गया, इसरो हो गया, सारे स्टेक होल्डर का पार्टिसिपेशन होना चाहिए। इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड कोलैबोरेशन होना चाहिए, ठीक है। कॉम्प्रिहेंसिव कोलैबोरेटिव फ्रेमवर्क फॉर साइंटिफिक रिसर्च, ठीक है। ये इसमें हम लोग लिख सकते हैं इस तरह से कि सारे जो एकेडमिक्स है, सारे स्पेस सेंटर्स हैं, स्पेस सेंटर्स हो गए, एकेडमिक्स हो गए, स्टार्टअप्स हो गए, सबको एक पेज पे लाना पड़ेगा, ताकि एक कॉम्प्रिहेंसिव कोलैबोरेटिव नेटवर्क एक तैयार हो, फ्रेमवर्क तैयार हो, ठीक है। और एक क्या है, इनकरेज एंटरप्रेन्योरशिप, ये भी इससे लिंक है, पब्लिक इन्वॉल्वमेंट इंक्रीज़ होगा तो ही तुम्हारा इनकरेजमेंट इन द एंटरप्रेन्योरशिप होगा, ठीक है। और क्या है, डिमॉन्स्ट्रेट द ह्यूमन स्पेस कैपेसिटी, डेमोन्स्ट्रेट करना है ह्यूमन स्पेस फ्लाइट कैपेबिलिटी, ठीक है, कैपेबल है कि नहीं ह्यूमन स्पेस फ्लाइट के लिए, वो लिवरेज बाई एक्सपर्टीज़ ऑफ इसरो और नेशनल इंस्टीट्यूशन, एकेडमिया इंस्टीट्यूशन एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।